you cannot get any kind of legal registration for startup from like government of India and all. So वो मुझे बाद में पता चला कि ये एक स्टार्टअप की तरह था। और मैंने क्या किया था कि मेरे घर के पास में हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे, और रेलवे क्वार्टर्स के जस्ट बाहर में एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे क्रिकेट खेलने आया करते थे, और वो ग्राउंड मेरे घर के पास था। तो मेरा वहाँ पे मतलब हमें था कि मतलब कोई हमें रिसोर्सेज दे, हमें कोई बैट ला के दे, क्रिकेट का किट ला के दे। तो उतने पैसे होते नहीं थे किसी के पास, तो हम कर नहीं पाते थे। तो हमने एक मतलब मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने एक सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हम खुद ही पैसा कमा लें और ये खरीद लें। तो उतने छोटे उम्र में इट वाज नॉट पॉसिबल, बट अगेन वी हैड मेड दैट पॉसिबल एक्चुअली। हमने वो एक छोटा मतलब क्रिकेट जब खेलते हैं तो वो पिच होता है बेसिकली। तो एक हॉरिजॉन्टल था और एक वर्टिकल पिच था। तो वर्टिकल पिच छोटा था, हॉरिजॉन्टल बड़ा था। तो हमने ऐसा रखा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइम पे क्रिकेट खेलने आते थे। तो जैसे कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, या कोई 6 बजे आ रहा है। तो इस तरीके से अभी सबके लिए हम वेट नहीं कर सकते थे, तो हम अपना टीम बना के हम खेलना चालू कर देते थे। तो हमने क्या किया कि जो बच्चा बीच में आएगा, अगर उसके पास पास होता है, तो उस समय ही वो क्रिकेट बंद हो जाएगा, गेम फिर से उसको टीम में लिया जाएगा, नया टीम बनेगा, और फिर हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगे। और उस पास का हमने प्राइसिंग रखा था ₹5 फॉर स्मॉल पिच, और बड़े पिच में अगर मैच हो रहा है तो ₹10। एक्चुअली ये पूरा किडिसी है, लेकिन उस समय हमने इससे काफी ज्यादा पैसे कमाए थे, और हमने क्रिकेट का किट खरीदा था उस समय। और फिर हमने मतलब इस तरीके से चीजें चलती थी, और बचपन से ही बहुत ज्यादा मैं सोचता था कि बड़ा होके एक बिजनेसमैन बनूंगा, कुछ तो बड़ा करना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे शेयर की। इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती चली गई, और आगे जाने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी रियलाइज हुआ कि पापा का जितना इनकम था उससे ना तो मैं पढ़ सकता था और ना ही मेरा छोटा भाई है वो पढ़ सकते थे। तो फिर मम्मी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि जब मैं क्लास आई गेस 10 में होऊंगा, तो और भाई आई थिंक 6 में था। तो उस समय मम्मी ने डिसीजन लिया कि वो उन्होंने जॉब के लिए सिटी छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मम्मी पापा अलग रहने लगे बेसिकली हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा हिट किया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन रहते थे, क्योंकि होता नहीं था। पापा ऑफिस जाते थे, रात में हम घर पे रहते थे, तो किसी से हम कुछ शेयर नहीं कर सकते थे, कुछ प्रॉब्लम होता था क्योंकि पापा बहुत थके हुए रहते थे शाम में, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसी तरीके से जिंदगी आगे चलती रह गई। और मतलब मैं बहुत शांत रहता था कॉलेज में, स्कूल में, और किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था। और लोग बहुत सारे बच्चे मेरा मजाक भी उड़ाते थे, तो बहुत बुली भी किया जाता था, क्योंकि मम्मी साथ रहती नहीं थी ना। तो बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन इन सारी चीज होने के बावजूद भी कभी दिमाग से ये नहीं हटा, कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो 10 तो पास हो गया। 10 पास होने के बाद जमशेदपुर, जैसे मैंने अपने आपको बताया, जमशेदपुर हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पे था। वहां पे मैंने अपने मॉम को रिक्वेस्ट किया कि आई वांट टू स्टडी इन जमशेदपुर बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सिटी एज कम्पेयर टू चक्रधरपुर, बिकॉज चक्रधरपुर वाज नॉट अ सिटी और नॉट अ टाउन, इवन इट वाज अ विलेज एक्चुअली। तो मैं मम्मी मान गई। मम्मी ने बोला कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ फाइनेंस, so I can only give you the fees whatever the school or the school is charging, जहाँ पे मैं एडमिशन लेने वाला था। और हमारे मामा रहते थे वहां पे। मम्मी ने बोला कि तुम मामा के घर पे रह सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हारे हॉस्टल का फाइनेंस ये सब तो नहीं कर सकती। तो मैं रेडी हो गया, और रेडी होने के बाद मैं जमशेदपुर गया। जमशेदपुर जाने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता था, बिकॉज मैं चक्रधरपुर से आया था। तो जमशेदपुर देख के मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। अब मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब हम चिड़िया घोंसले से बाहर आ गई, वैसा कुछ था। तो वहां आने के बाद फिर एक वहां पे हमारे टाइम पे जेई का एग्जाम नहीं होता था, आजकल जेई का एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग का सब कंबाइंड होता है। हमारे टाइम पे आईआईटी जी और एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता था। तो मैंने उसकी कोचिंग, एक मैट्रिक्स क्लासेस था, वहां ज्वाइन की। वहां ज्वाइन करने के बाद हम एक बहुत यंग लड़का था जो मैथ्स पढ़ाता था बेसिकली आईआईटी जी के प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे समझ में आया कि मतलब ये इतना यंग लड़का कैसे यहाँ पढ़ा रहा है। देख के लगता था कि वो बेसिकली सेकेंड या थर्ड ईयर में होगा। तो मैंने थोड़ा ज्यादा इंक्वायर किया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ही वाज स्टडिंग इन थर्ड ईयर ऑफ बीआईटी बैंगलोर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
और वो छुट्टी पे जब आता था तो वो विजिटिंग फैकल्टी बन के आता था हमारे इंस्टीट्यूट में। तो मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात होने लगे। आई वॉज इन गुड रिलेशन विद हिम। मैं उनसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करता था। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेरी टैलेंटेड, और आप बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट अपना टाइम वेस्ट मत करो। और आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप चलो मेरे साथ बैंगलोर में, मैं आपका एडमिशन करा देता हूँ। वो बहुत बड़ी सिटी है, वहां पर आपका फ्यूचर काफी अच्छा हो जाएगा, आपको एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलेगा। अब मेरे जैसे बच्चे के लिए, जिसने कभी जमशेदपुर भी ढंग से नहीं देखा, तो उसके लिए तो बैंगलोर मतलब कि एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो मतलब मुझे भी लालच जैसा आने लगा, और मेरे पास मैं उतना भी मैच्योर था नहीं, क्योंकि उस समय मैं 11th में ही था। तो मैंने सोचा कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने भी बोला हाँ बिल्कुल, करना क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि इतने इतने पैसे लगेंगे, उन्होंने बताया 2-2.5 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो फिर मैंने बोला है मेरा सपना तो यही खत्म हो गया, अब तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पैसे तो थे ही नहीं, उतना होता तो पहले ही चला जाता। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू ए सिंगल पेनी, बट व्हाट यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। मैं बोला क्या करना है? तो उन्होंने बोला एक काम करो, आई एम एडमिशन कंसल्टेंट, तो you have to provide me candidates who are interested in different cities, basically in Bangalore, whether it's engineering, MBA। तो वो ये सब करवाते थे। और मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो काफी ज्यादा चार्ज करके डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में लोगों का एडमिशन्स कराते हैं, स्टूडेंट का, जिनका गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है बेसिकली। मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ हो पाता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और मैंने 2 महीने तक बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत की। एंड उन्होंने बोला था कि 10 स्टूडेंट, उन्होंने बोला था तुम्हें कन्विंस नहीं करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रोवाइड मी द लीड्स, आई विल कन्विंस देम। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको 10 बच्चे प्रोवाइड कर दिए, और अच्छी बात ये थी उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है कन्वर्ट हो गए थे। और जब वो बच्चे कन्वर्ट हुए, तो मतलब मैं भी बहुत खुश हो गया। और वो बच्चों का भी मुझे कॉल आने लगा। उन्होंने मुझे बोला कि आपने मुझे ऐसे लोगों से, इससे इनसे मिलाया, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। पेरेंट्स भी मुझे बहुत अच्छी बातें बोलने लगे कि बेटा मेरे मतलब मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि इनका अगर हो जाएगा तो मैं आपका भी करा दूंगा, जैसा उन्होंने कमिट किया था। लेकिन बाद में मुझे क्या पता चला कि सबके एडमिशन लेटर तो आ गए, मेरे नहीं आए थे। फिर मैंने उनको फोन किया कि भैया आपने तो बोला था कि मेरा भी हो जाएगा, तो उन्होंने पूरा डिनाई कर दिया उस समय। उन्होंने बोला मैंने ऐसा कोई तुम्हें कमिटमेंट दिया नहीं था। अब वो बोलते हैं ना कि धरती से, पांव के नीचे से धरती हट जाना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। क्योंकि मैंने तो घर में भी नहीं बताया था। और कॉलेज 11th में मैं क्लास भी ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रहा था इस काम के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेशन में चला गया, घर में बता भी नहीं सकता कि ऐसा ऐसा है। मतलब पहली बार इतना बड़ा धोखा मिला था, तो मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन था। और मैंने ये भी सोचा था कि बेसिकली अगर मैं वहां जाऊंगा तो कुछ अपना स्टार्टअप भी कर सकता हूँ, वहां पे एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन वो सारा सपना मेरा वहीं पे टूट गया। और फिर मैंने सोचा कि अभी क्या कर सकते हैं। 4-5 महीने तक तो मैं पूरा डिप्रेस रहा। बहुत मुश्किल से, घर में भी पता चल चुका था, एंड आई वॉज वेरी एम्बेरेस्ड। और मैं वापस घर चला गया। और घर वाले तो कम बोलते थे, लेकिन बाहर के लोग, आप समझ ही सकते हो कि बाहर के लोग, जो दूसरे लोग होते हैं, वो कितना टॉन्ट करते हैं। तो वो मेरे लिए अपने आप में ही बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर मैंने अपने आप को बहुत संभाला, और मैंने फिर से मैंने +2 में कैसे कैसे करके मैंने कंप्लीट कर लिया। और +2 कंप्लीट करने के बाद मैंने ए ट्रिपल ई का एग्जाम दिया। आईआईटी में तो हुआ नहीं, ए ट्रिपल ई का एग्जाम दिया। एंड अच्छा खासा कुछ रैंक तो आया नहीं, लेकिन ठीक ठाक आ गया था, जिससे कि आई कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस इन इंडिया। एंड फॉर्चुनेटली एक कंसल्टेंसी मुझे मिली। वो कंसल्टेंसी आपके रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन्स दिलवाती थी। तो मैंने उस कंसल्टेंसी से जमशेदपुर में बात किया, और मैंने अपना रैंक दिखाया। तो दे हैड सजेस्टेड मी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। आई होप यू गाइस हैड लाइक, आप जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, सुना होगा आपने। तो मैंने वहां पे एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मुझे वहां क्या पता चला कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, और काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं बच्चों से, पेरेंट्स से। और बच्चे और बेसिकली पेरेंट्स अपना घर का जमीन एंड ऑल, व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज दे हैव, दे आर सेलिंग इट फॉर द लाइक द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन।
विच वॉज वेरी पैथेटिक एट दैट टाइम। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता था जहाँ पे बहुत पैसा था, मैंने भी बहुत पैसे की तंगी देखी थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि पेरेंट्स को इतना तकलीफ होता है, कैसे ये लोग क्यों करते हैं ये सब। तो मैंने सोचा कि इतना डोनेशन जब ये लोग दे रहे हैं, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो मेरे दिमाग में प्लान आया, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में उस टाइम पे, और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली इतना डोनेशन लगता नहीं है बहुत सारे कॉलेजेस में, और ये लोग खुद से चार्ज करते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं इनको सर्विस देता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि मेरे आने जाने का जो भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट होगा और मेरा जो मिनिमल सर्विस चार्ज है पूरा मिला के अगर इनसे मैं 10,000 मांगता हूँ, जहां पे लोग इनसे 3 लाख 4 लाख मांगते हैं, तो मतलब इससे बेटर और क्या हो सकता है। और एक पेरेंट 10,000 तो दे ही सकता है अगर मैं आपका पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। और हमारी जगह पे ये भी प्रॉब्लम है कि इट इज अ वेरी स्मॉल टाउन, टाउन क्या विलेज है, और झारखंड में बहुत कम कॉलेजेस हैं, एंड ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेजेस मैक्सिमम, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सीट इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज, you think that your child future is spoiled due to the lack of knowledge. They need to understand there are many private colleges in India, and which are basically very good, and they are providing a very good placement also. तो उनको ये बातें पता नहीं थी। मैंने लोगों को अवेयर करना चालू किया वहां पर, और ये सच में एक प्रॉब्लम थी। तो मुझे आज पता चलता है कि मैंने एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उस समय इतना डीप में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझे अभी पता चलता है कि एक्चुअली मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था और मैंने लोगों को बताया, और मेरे पास इतने रिक्वायरमेंट आने लगे, इतने रिक्वायरमेंट आने लगे कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब ये काम चालू किया, मैं बता रहा हूँ पार्ट टाइम करना चालू किया था कॉलेज के साथ साथ, फर्स्ट ईयर में ही आई गॉट अराउंड 250 स्टूडेंट्स। 250 स्टूडेंट के मेरे पास एकदम 100% कंफर्म केस आए कि मुझे यहाँ यहाँ एडमिशन लेना है, और मैं उनको सजेस्ट करके देता था उनके मार्क्स के हिसाब से कि कहाँ पे किस जगह पे आप एडमिशन ले सकते हो, और आपके कोर्स के हिसाब से कहाँ पे आप बेसिकली आप ले सकते हो बेटर। तो ये बहुत अच्छा चलने लगा, और जिस कंसल्टेंसी ने मेरा एडमिशन कराया था उस कंसल्टेंसी के मैंने, जब मैंने एडमिशन ले लिया तो उस कंसल्टेंसी के मैंने 73 एडमिशन कराए। मतलब मैंने उनको खुद अप्रोच किया, मैंने बोला आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, आई विल मेक इट पॉसिबल इन वेरी मिनिमल अमाउंट, यू कैन प्रोवाइड मी द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन डिफरेंट कॉलेजेस। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब बैंगलोर में अगर आप बोलोगे बीआईटी बैंगलोर, दयानंद सागर, आरवी कॉलेज, पेसिट कॉलेज, सबसे मैंने टाइप्स करके रखा हुआ था। चेन्नई में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस से टाइप कर लिए थे, जैसे डॉक्टर एमजीआर, सत्यभामा, एसएसएन कॉलेज, देयर आर मेनी कॉलेज, मैंने यहाँ भी टाइप कर लिया, और सारे बच्चों को मैं यहाँ पे बेसिकली देता था। तो फिर सेकेंड ईयर में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते थे जो इंजीनियरिंग में मेरे क्लासमेट थे, और कलीग कलीग नहीं बोलूंगा, मतलब जो मेरे दोस्त थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको देख के काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, और हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ अपने लिए कर सके, क्योंकि वो देखते थे मेरे पास अच्छा खासा पैसा रहता था, मैं काम करता था, पढ़ाई भी करता था। तो मैंने बोला यार बिल्कुल तुम लोग भी कर सकते हो। तो मेरे पास, मैंने सोचा कि इनको कैसे मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ, तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास नागपुर से, भोपाल से भी बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगे थे वहां के कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक जगह तो हर जगह जा नहीं सकता, आई कैन बी इधर बी इन चेन्नई और इन बैंगलोर और एनी ऑफ द डिफरेंट, एनी ऑफ वन सिटी, मैक्स टू मैक्स, आई कैन नॉट गो एवरीवेयर। तो मैंने उनको बोला मैं आपको इतना पैसा देता हूँ आपके हाथ में, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स और पैसा लेके आपको जाना है, इस आदमी से मिलना है और काम करा के आना है। मैंने सब कुछ कोऑर्डिनेट करके रख दिया है, और जो भी होगा 20%, जो भी मतलब आएगा हमारे पास 20% आप रख लेना, वो आपका प्रॉफिट होगा बेसिकली। तो उन्होंने सबने मान लिया। लेकिन मेरे साथ दूसरा ब्लंडर तब हुआ कि जब मैंने ये पैसे किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 7 लाख दिए, और हर गलती से एक्चुअली मैंने सीखा है, तो वो सारे बच्चे वापस आए ही नहीं, वो लेके पैसा ही भाग गए। मतलब वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, मतलब आप सोचिए कि उनका दिमाग कैसा था कि वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर हम वापस नहीं आएंगे तो हमारी डिग्री कैसे कंप्लीट होगी। अब वो सारा पैसा लेके भाग गए। पेरेंट्स का मुझे कॉल आ रहा है कि बेटा आपने बताया था, आपने कमिट किया था, अब हमारे बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, लेटर नहीं निकला, मैं इनको फोन कर रहा हूँ, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। फिर वहां से मैंने क्या सीखा कि कुछ भी कैसा भी रिलेशन हो, विदाउट एग्रीमेंट का कोई भी काम आपको, बिजनेस का कोई भी काम, बिजनेस रिलेटेड कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। बिजनेस में कोई भी काम कमिटमेंट में नहीं होता है, इट शुड बी ऑन पेपर।
और ये काम मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे उस समय कोई नॉलेज नहीं था इससे, मैं बहुत यंग था, मतलब आई वॉज अराउंड 20 ईयर्स और 21 ईयर्स, 20 ईयर्स का मैं था। तो ये लोग सब भाग गए, वापस ही नहीं आए। लास्ट में मैंने अपने अपने खुद के सेविंग से और लोगों से, अपने दोस्तों से और लोगों से उधार लेके उन सारे बच्चों का एडमिशन करवाया जिनका एडमिशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरे कारण वो फंस गए थे। कराने के बाद फिर मैं बैंगलोर गया, फिर मुझे बैंगलोर से एक कॉल आया कि मैंने सुना है कि आपका बहुत सारा पैसा डूब गया है, मुझे पता है ये किसका गेम है, आप मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं आपका पूरा क्लियर कर देता हूँ। और उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन था, तो मैंने सोचा कि फ्रॉड तो ये भी हो सकता है, मुझे उस समय भी पता था, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि उस समय तक मेरे 25 लाख रुपए से ज्यादा डूब चुके थे। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो आई थॉट कि चलो यार 2 लाख और दे देते हैं। अगर मान लो काम निकल गया तो मैं या तो एकदम ऊपर आ जाऊंगा, मतलब जहां था वहीं पहुंच जाऊंगा, और ऐसे ही मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, 2 लाख और चला जाएगा। मैंने बोला उधार में और 2 लाख हो जाएगा, क्या क्या करने का है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं बैंगलोर गया, उनको पैसा दिया कैश में, ब्रीफकेस में बंद करके। वो ली, उन्होंने पैसा लिया, कार में बैठे, और जब वो गए तो गए ही, क्योंकि फोन उनका कभी ऑन हुआ नहीं। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं ये हो सकता है, लेकिन मैंने 25 लाख पाने के लिए 2 लाख का और रिस्क ले लिया। फिर ऐसी हालत हो गई थी कि एक टाइम पे मेरे पास इतना पैसा हुआ करता था, इतने केसेस हुआ करते थे, अब नाम भी खराब हो रहा था कि ये कैसा बिजनेस करता है, और ऊपर से पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। पुलिस केस किया मैंने। 20 ईयर्स के उम्र में मैं बैंगलोर के अलग अलग जगह पे रात में 1-2 बजे पुलिस के साथ जाके रेड करवाता था कि कहीं से मेरा पैसा रिकवर हो जाए। जिन जिन लोगों से मैं मिला था, कुछ हाथ नहीं लगा। इतने अच्छे खासे मैंने पैसे कमाए थे। और एक टाइम ऐसा आ गया था, तो क्या आप जानते, वो देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट का जो बस होता है, एक जगह पे 3 सीट होती है, एक जगह जगह पे 2 सीट होती है, और बीच में एक खाली स्पेस रहता है। उस खाली स्पेस में मैं सो के आता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे बस के भाड़े के लिए भी। ये हालत मेरी हो चुकी थी, और ये सारी बातें मेरे घर पे किसी को नहीं पता थी, बिकॉज घर में मैं बताता तो वो बोलते कि हम तो पहले ही बोलते थे कि आपको कि बिजनेस हमारी बस की बात नहीं है, ये बड़े लोगों की चीज है और ये बड़े लोग ही कर सकते हैं। हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अपना कमाना है, खाना है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, कैसा भी कर लो और चुपचाप घर बैठो। मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस समय मेरे दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसीज भी आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों ही जी रहा हूँ, जब ना मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाया, ना मैं उस स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाया कि जिसके पेरेंट्स ने मुझ पे भरोसा किया। तो मैं और बहुत यंग भी था, और मेन बात ये थी कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, अपना दुख भी नहीं बांट सकता था, बिकॉज पेरेंट्स को पता था तो वो 10 गालियां देते, मुझे पता था, बिकॉज उन्होंने कभी भी इस बात के लिए सपोर्ट नहीं किया था। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया मैं वापस कॉलेज आया, मेरा रिज्वाइन लग गया था। रिज्वाइन मतलब होता है कि सॉरी, रिज्वाइन नहीं, कैरी ओवर लगा था। रिज्वाइन मतलब 1 साल डिले हो जाता है, लेकिन कैरी ओवर में क्या होता है कि आप उस सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाते हो, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ देते हो। मैं वापस आया, मैंने फिर से मतलब डिप्रेशन की दवाइयां खाने लगा मैं, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं रहता था और बहुत तकलीफ में मैंने वो समय अकेले गुजारा है। मैं मतलब मैं बता नहीं सकता मेरी हालत क्या थी। तो वहां आने के बाद फिर से मैंने पढ़ाई अपनी चालू की, जैसे तैसे करके मैंने कंप्लीट किया अपना इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ठीक ठाक अच्छे मार्क्स से भी हो गया, और फिर मैं अपने घर चला गया, और मैंने सोचा कि कहीं मेरे पेरेंट्स सही तो नहीं बोलते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं ये सारी चीजें छोड़ देता हूँ, क्यों इसके पीछे भाग रहा हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रगल हो गया, अब नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन सच में चालू कर दिया। और जब मैंने चालू किया, विद इन 1 ईयर मेरा आईबीपीएस पीओ एंड एसएससी सीजीएल ये सब का प्रीलिम्स का एग्जाम निकल गया। और यूपीएससी का भी एग्जाम दिया था प्रीलिम्स का, बट 2.5 के कारण नहीं हो पाया। और मतलब पढ़ाई में मैं सोशल साइंस में काफी ज्यादा अच्छा था, मैथ्स में भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। 1 साल का ही मिला। लेकिन फिर वो बोलते हैं ना कि आप बहुत कुछ भी कर लो, लेकिन आपके दिमाग में जो है, अगर वो चीज आपके दिमाग से नहीं जा रहा तो आप उसके पीछे ही भागते हो। फिर मुझे 1 साल के बाद लगने लगा कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल भी जाता है तो क्या मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। मेरे दिल से एक आवाज आई कि नहीं, मुझे करना तो बिजनेस ही है।
तो फिर मैं क्या किया, मैंने मैंने किसी को नहीं बताया, रात में अपना सारा सामान पैक किया और मैं भाग के मुंबई आ गया। मुंबई जब आया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टार्टअप करूंगा, लेकिन जब यहाँ पे आया तो देखा मैंने कि चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, और जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। रेंट देना है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो बेसिकली मैं कर नहीं सकता था। मैं स्टार्टअप करने के लिए बेसिकली मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, जो मेरे पास था नहीं कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे, मुझे बेसिकली कॉलेज के बाद आईबीएम में जॉब भी ऑफर हुई थी, टेक्निकल जॉब, बट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे टेक्निकल जॉब करनी नहीं थी। मुझे था कि मैं कुछ क्लाइंट से इंटरेक्शन करने वाला काम करूं, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, लोगों के माइंडसेट, कंज्यूमर के माइंडसेट को समझ सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो कुछ अलग करते हैं। तो मैंने पहला कंपनी मुंबई में ज्वाइन किया, उसका नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस। आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वहां पे मैं एयरपोर्ट में क्रेडिट कार्ड बेचता था। एयरपोर्ट में क्रेडिट कार्ड बेचता था, लोगों के पीछे दौड़ता था, जाता था, आता था, मतलब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी रही, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड बेचने में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैंने ज्वाइन किया, उसके 3 महीने में ही मैं पैन इंडिया रैंक 2 में आ गया था पूरे इंडिया में, मतलब सबसे ज्यादा कार्ड सेल करने में। और बहुत सारे लोगों से मिला। उस बीच में मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, कुछ पैसे भी बना लिए थे मैंने, क्योंकि सैलरी से ज्यादा मेरे इंसेंटिव्स आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से कुछ नया ट्राई किया जाए। फिर मैंने एक टी शर्ट की कंपनी स्टार्ट की अपने छोटे भाई और उसके फ्रेंड के साथ मिलके, जिसका नाम था नालायक। तो नालायक नाम मैंने इसलिए रखा हमने, क्योंकि इसका रीजन ये था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे पास पैसे तो नहीं है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, पैसा डाल सकें। तो क्या ऐसा हम नाम रख सकते हैं कि इंसान सुनने के साथ ही वो कभी भूल ना पाए उस नाम को। तो मुझे नालायक से अच्छा उस समय कोई नाम मिला नहीं। और सिर्फ आप नाम ही नहीं, आपको बेसिकली GoDaddy में जाके सर्च करना पड़ता है कि इसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है, बिकॉज वी हैव टू मेक द वेबसाइट ऑल्सो। तो मैं जब गया वहां पे तो मैंने देखा कि डोमेन अवेलेबल था, और मैंने तुरंत ये डोमेन खरीदवाया अपनी टीम से। और मैंने बोला कि बेसिकली टीम कोई नहीं, भाई था और छोटा भाई था, क्योंकि इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं टीम रख सकूं। और इस तरीके से चली स्टोरी। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जय हिंद कॉलेज में, क्योंकि मैं अपना टारगेट पूरा करने के बाद, जब मेरे ये कार्ड का टारगेट हो जाता था, मैं टाइम निकाल के डिफरेंट कॉलेजेस में मैं विजिट करता था और बताता था कि हमारी टी शर्ट प्रिंटिंग की कंपनी है, और आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बताओ। तो आपको शायद पता होगा, बेसिकली मैं ठाकुर कॉलेज में भी मैंने अप्रोच किया था। बहुत पहले की बात है। तो उस समय ही मैं ठाकुर कॉलेज को सबसे पहले जान पाया था मुंबई आने के बाद। फिर मेरे सबसे पहला क्लाइंट जय हिंद कॉलेज था, उनका एक फेस्ट होता है जिसका नाम है स्काउट। और वो फेस्ट में बहुत सारे टी शर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो वो डील मुझे मिल गया। और डील मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, मैंने बोला चलो कुछ तो हुआ अच्छा। फिर आईसीटी में मिला, विजेटीआई में मिला, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस में मिलने लगे। तो ये धीरे धीरे चीजें चलने लगी। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि इस तरीके से तो नहीं चल सकता, बिकॉज मुझे एक्सपैंड करना था, मुझे बहुत बड़े लेवल में लेके जाना था। तब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, तो फिर इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए आई नीड टू नो द स्टार्टअप वैल्यूएशन। स्टार्टअप वैल्यूएशन क्या होता है? फिर मुझे उस समय मैंने स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में समझना चालू किया, ताकि मैं इन्वेस्टर के सामने जाके पिच कर सकूं। बहुत सारी चीजें थी, तो मतलब ठीक ठाक तो ये बिजनेस चल रहा था, बट एक्सपेंडेबल नहीं दिख रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि दिस बिजनेस इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू एक्सपैंड, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन कस्टमाइज टी शर्ट्स बिजनेस मार्केट। तो मैंने बोला ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है, आई थिंक इसको, मतलब या तो मैं बंद कर दूं या तो सेल कर दूं। तो बेसिकली मैं ना तो सेल किया ना तो बंद किया, मैंने अपने भाई और उनके फ्रेंड को ही ये पूरा टेक ओवर दे दिया। और मैंने सोचा कि चलो अब कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। उसके बाद जाके जब मैं ये काम, मतलब बेसिकली इस पे हट रहा था, फिर मैं बहुत ज्यादा सोचने लगा, तो मुझे पता चला कि आईडीएफटी करके एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है मीरा रोड में। और बेसिकली उनकी जो ओनर थी वो लॉस में चल रही थी कंपनी, इंस्टीट्यूट में आपको बताना चाहता हूँ। तो उनकी जो ओनर थी वो ये सोच रही थी कि इसे बंद करना है, क्योंकि वो बहुत दिन से लॉस में जा रहा था। तो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करना चालू किया कि ये इंस्टीट्यूट बेसिकली है क्या, मतलब कैसे इसका मार्केट कैसा है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। देखा जाए तो आज भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बिजनेस के बारे में अच्छा है, तो इसलिए मैं सारा का एक्सपेंशन और बिजनेस ही संभालता हूँ।
तो उस समय मैंने बहुत स्टडी करना चालू किया, तो मुझे पता चला कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही है, जिसके कारण आज इसकी हालत थोड़ी खराब है। फिर मैंने जाके अपॉइंटमेंट लिया मैम का, मैं उनसे मिला और मैंने उनको बोला कि मैम एक काम करो, आप ये 1 साल तक और चलाओ। अगर 1 साल तक आपको लगता है कि नहीं आप अब भी ये नहीं चल सकता तो फिर आप बंद कर देना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या एक्स्ट्रा करने वाले हो उसमें? मैंने बोला मैम मैंने बताया उनको कि मैं कुछ-कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो कन्विंस हुई और मुझे स्टेक भी मिल गया कुछ और फिर मैंने वहाँ पे काम करना चालू किया। 5-6 महीने के अंदर में मतलब वो 8 साल से आईडीएफटी का एक ही सेंटर था, मीरा रोड में। 5-6 महीने के अंदर में रेवेन्यू डबल हो गया था और हमने दूसरा सेंटर भी खोल लिया और वो खोला हमने अंधेरी में। और अंधेरी में खोला मतलब बहुत सारे अच्छे अपॉर्च्युनिटी मतलब बहुत बहुत अच्छा होने लगा था बिज़नेस। तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस थोड़ा आने लगा था कि चलो मतलब मैंने जो भी इसमें अप्लाई किया और वो सच में मैंने जो सोचा था वो एकदम सही काम किया है। तो मैं भी बहुत खुश रहने लगा, मुझे भी अच्छा लगने लगा कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है और मैंने जो सोचा था थॉट प्रोसेस जो मैंने लगाया था वो सही लगा है। उसके बाद चल के क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया तो फिर मुझे लगा कि अब मतलब हम सब परेशान होने लगे कि अब क्या करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई हिट हुआ था तो वो एजुकेशन सेक्टर हुआ था। और एजुकेशन सेक्टर हिट तो हुआ ही हुआ, साथ में एजुकेशन सेक्टर में फैशन डिज़ाइनिंग। आप सब कोर्सेस ऑनलाइन कर सकते हो, इट इज़ जस्टिफाइड लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग लोगों को बोलना कि आप ऑनलाइन करो, कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं, नहीं कर रहे हैं बट थोड़ा जस्टिफाई ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज़ उसमें फैब्रिक छू के देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेआउट समझना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या था कि जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको रिटेन करके रखना। होपफुली मतलब ऐसा था कि हम कामयाब हो पाएँ इस चीज़ के लिए, एडमिशन बहुत कम हो गई थी लेकिन जब सारे इंस्टीट्यूट के सेंटर्स बंद हो रहे थे, हमने उस बीच में अपना इस लॉकडाउन में ही अपना फ्रेंचाइज़ी भी ओपन कर लिया अलीगढ़ में। तो हमारे 3 सेंटर हो चुके थे टोटल, जहाँ पे सब बंद हो रहे थे, हमने एक्सपैंड कर लिया। और जब हमने फ्रेंचाइज़ी खोला अलीगढ़ में, तो वहाँ पे हमने हमारे 2 बैचेस तुरंत-तुरंत, जल्दी-जल्दी ही लॉन्च हो गए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोन था। हमारे फेसबुक पेज में सिर्फ 18,000 लाइक हुआ सॉरी 1800 लाइक हुआ करते थे, 1800 लाइक्स। हमने इस पूरे के पूरे लॉकडाउन में एक सोचा कि हम क्या और इनोवेटिव कर सकते हैं क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट होके तो बैठ नहीं सकते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने टीम ने क्या डिसाइड किया कि हम एक फैशन इलस्ट्रेशन कॉम्पिटिशन करेंगे इंडिया में हर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि उनको एंगेज कर सकें। और ये इलस्ट्रेशन कॉम्पिटिशन हमने लॉन्च किया और मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये इंडिया से कैसे ग्लोबल हो गया। मतलब ये इतना वायरल हो गया था कि अब हमारे पास इंडिया से ही एप्लीकेशन नहीं, 25 अदर कंट्री से एप्लीकेशंस आए थे कॉम्पिटिशन्स के लिए। इसके बाद रातों-रात हमारा जो लाइक था बेसिकली फॉलोअर्स थे फेसबुक में वो 14,000 से क्रॉस हो गए और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक थे, कोई पेड नहीं, कुछ नहीं। एक-एक पोस्ट में 2-2 हज़ार लाइक, 2-2 हज़ार शेयर, इतना वायरल हो गया और ज़्यादातर हमारे पास जो मतलब पार्टिसिपेंट्स आए थे वो फिलीपींस से थे, कनाडा से थे, इवन यूएस से भी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, सऊदी अरबिया, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी थे। तो ऐसा हो गया था, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये हुआ क्या? उसके बाद हमारे पास बहुत सारे एडमिशन्स होने लगे दूसरे कंट्रीज़ से भी। लेकिन हाँ, फैशन डिजाइनिंग में नहीं, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज़ जैसे फैशन स्टाइलिंग, फैशन कम्युनिकेशन, शॉर्ट कोर्स जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, वहाँ होने लगे। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमें इन्वेस्टर्स से बहुत सारे कॉल्स आने लगे और हमने भी अप्रोच करना चालू किया। हमें सबसे पहला वैल्यूएशन मिला था आईडीएफटी के लिए, वो था $3 मिलियन का। और वो वन एक बहुत फेमस बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहाँ से मिला। फिर हमने सोचा कि ये अंडर वैल्यूड है, इतना कम वैल्यूएशन हमारे इंस्टीट्यूट का नहीं हो सकता। फिर मैंने और रिसर्च करना चालू किया, फिर हमें एक और ऑफर आया और आज एक न्यू इन्वेस्टमेंट राउंड में हमारे इंस्टीट्यूट को वैल्यूएशन मिला है $10 मिलियन, जो बेसिकली 70 सीआर का वैल्यूएशन होता है। तो मैं मानता हूँ कि $10 मिलियन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत छोटी-सी रकम है और बहुत छोटा वैल्यूएशन है, लेकिन
आप अगर इस बात पे सोचेंगे कि एक बच्चा जिसे हमेशा ये समझाया जाता था कि तुम जिंदगी में ये सब मत सोचो, तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज होती है, गवर्नमेंट जॉब कोई छोटा मोटा कर लो, जिंदगी आराम से स्मूथ बीत जाएगी। और इतना झेलने के बाद, जब इतना हार मानने के बाद, इतने फ्रॉड झेलने के बाद, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था कि मैं जिंदगी में मतलब ढंग से कभी करोड़ रुपए भी देख पाऊंगा। लेकिन मुझे मेरे कंपनी को वैल्यूएशन जब मिला, मतलब वो मेरे लिए, मतलब वो मैं इमोशंस आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे पूरे फ्लैशबैक में आ रहा था सारी चीजें कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, और आज इस 12 साल के स्ट्रगल के बाद आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन मैंने आपको यही बोला था कि ये सुनने के बाद आप मत सोचना कि इतना ज्यादा स्ट्रगल होता है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। नहीं, आपके पास एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, रूपल मैम है और कितने सारे मैम हैं, सर हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। मेरे पास ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आपके पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, और किसी के पास मोबाइल होता था तो इंटरनेट नहीं होता था। आज आपके पास सब कुछ है, आज आपके पास यूट्यूब है, आप सारे इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे आप निकाल सकते हो। हमारे पास ना तो कोई मेंटर था, कुछ नहीं था। इसलिए मैंने ये किताब लिखी, युद्धप्रणौर, बी योर स्टार्टअप मेंटर। मतलब ये वैसे बच्चे के लिए भी है जो बेसिकली एक मेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बट बहुत सारी चीजें हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी, ताकि किसी भी बच्चे को ये परेशानी बिल्कुल भी ना हो कि ये टॉपिक्स का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा। मैं ये बात मानता हूं कि कोई भी इंसान अगर आपको ये कमिट करता है कि आप वो अपने बुक से आपको मिलियनर बिलियनर बना देगा, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। तो मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मिलियनियर बिलियनर बनाऊंगा अपने इस किताब से, लेकिन मैं आपको एक बात की कमिटमेंट जरूर देता हूं कि अगर आप ये किताब पढ़ते हो, तो ये किताब पढ़ने के बाद आपके प्रॉब्लम, जो बिजनेस प्रॉब्लम है, उसमें 95% सॉल्व हो जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको कभी भी जो आपके सक्सेस होने का जो बेसिकली टाइम होता है ना, जैसे आप 4 साल 5 साल स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग में, आपका ये स्ट्रगल 3 4 साल कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं, चीजों के बारे में समझने लगते हैं, और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसको समझने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने हर सारे टॉपिक्स का, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स है। जैसे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सवाल कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हम हमारा स्टार्टअप आइडिया क्या होगा। हम तो लोगों से ये देख के कॉपी कर लेते हैं कि अच्छा, मेरे मेरे फ्रेंड का पोल्ट्री फार्म है, मेरे फ्रेंड का डेयरी फार्म है, तो वो लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो मैं भी खोल देता हूँ या खोल देती हूँ। ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू नो हाउ यू आर गोइंग टू think about an innovative startup idea. तो there is basically a technique जिससे आप स्टार्टअप आइडिया सोच सकते हैं। तो वो आप कैसे सोचेंगे, वो टेक्निक क्या है, मैंने इस किताब में वो टेक्निक डाली है। आप किस तरीके से अपने स्टार्टअप को इवेलुएट कर सकते हो। क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो स्टार्टअप इसलिए नहीं करते हैं डर से, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो पैसे लगाएंगे वो डूब जाने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सक्सेस होने वाला नहीं है। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक आज इसी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा टेक्निक कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, तो आप उसको इवेलुएट कैसे कर सकते हो कि ये 100% ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। इसको करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट उतना बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि पता नहीं ये सक्सेस होगा नहीं होगा, छोड़ो यार कौन रिस्क लेगा, तो मैं उसके लिए ये बात बोल रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक दूंगा आज, जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप 100% कंफर्म हो जाओगे, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये चलेगा या नहीं चलेगा। सीधा सीधा कट टू कट बात होगी, और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका ये स्टार्टअप चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। आई हैड कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोच इन मैन्युफैक्चरिंग। either you can go for self manufacturing, or you can opt for tie up with different manufacturers, whether it is domestic or international। ये आप कैसे कर सकते हो, इसमें सारा कुछ दिया गया है, बताया गया है। कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग,
वैसे कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या होते हैं कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग की, वो आपको इसमें समझाया गया है। और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत वैल्यूएबल भी होगा। नाउ बिजनेस मॉडल जनरेशन, तो आप कोई भी बिजनेस अगर अपना स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आप एक बिजनेस मॉडल बनाते हैं उसको। हर कंपनी का स्टार्टअप का एक बिजनेस मॉडल होता है जिस तरीके से वो काम करती है, वेदर वो प्रॉफिटेबल कैसे होगा। मतलब बिजनेस मॉडल बेसिकली होता क्या है कि हमारा स्टार्टअप चलेगा कैसे, हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हम उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम ब्रांडिंग कैसे करेंगे, हमारी सेल्स स्ट्रेटजी क्या होगी, हम पेमेंट कैसे लेंगे, सारी चीजें। तो ये बेसिकली होता है बिजनेस मॉडल। आई हैड कवर्ड बिजनेस मॉडल इन दिस। देन कस्टमर डेवलपमेंट, व्हाट इज कस्टमर डेवलपमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी फॉर्मेशन, व्हाट इज कंपनी फॉर्मेशन। देयर आर 5 टाइप ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, मतलब लीडिंग 5 टाइप। जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गया, 1 पर्सन कंपनी है, देन पार्टनरशिप डिड है, एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो बहुत सारे कंपनी फॉर्मेशन होते हैं, इसके प्रोस एंड कॉन्स भी बहुत सारे होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन क्या होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर हम इस चीजों को अवॉइड करते हैं, तो सोचते हैं तो सीए का काम है। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स को भी लीगल ड्यू डिलिजेंस में फंसाया गया, फंसाया नहीं बोला गया लेकिन वो उलझ गए उस चीज में। चाहे जैसे आप सहारा ही ले लो, तो हम तो छोटे स्टार्टअप हैं, हमें हम अगर ऐसे अगर हम हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता तो हम कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए आई ऑलवेज एडवाइज, मैं क्या आप किसी भी आदमी से पूछो जो बेसिकली स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर मतलब बहुत बहुत मतलब एक्सपीरियंस है और स्टार्टअप काफी दिनों से चला रहा है, आप उससे पूछोगे तो वो आपको यही एडवाइस देगा कि आप एज ए फाउंडर आपको ये बिजनेस सॉरी कंपनी फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। आप एक कंपनी स्टार्टअप का नाम अगर डालते हो तो आपको कैसा नाम रखना है, नहीं रखना है, ये सारा चीज इसमें मिलेगा। क्या प्रॉस एंड कॉन्स है प्रोप्राइटरशिप का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इन्वेस्टर्स किस टाइप के कंपनी फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करते हैं, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर बुक। नाउ ब्रांडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा एड चलता है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, स्पॉन्सर्ड एड्स, दे ऑल आर पेड एड्स। बट फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, हाउ यू आर गोइंग टू connect with the emotions of a consumer, because nobody is interested in who you are. Everyone wants to know how you are making them feel. सो बिजनेस सॉरी ब्रांडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये एक टॉपिक है जो आप अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मतलब ब्रांडिंग कर सकते हो अपने ब्रांड का और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ सोशल मीडिया, now social media cannot going to cover in 10 to 15 pages, but I have written social media strategy. So before studying social media from my book, you need to understand, लाइक यू नीड टू स्टडी सोशल मीडिया एंटायरली। अगर एंटायरली नहीं भी करते हो तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आपको आप स्ट्रैटेजी पे आ सकते हो। तो बेसिकली आई हैड रिटन स्ट्रैटेजी इन दिस पर्टिकुलर बुक। सोशल मीडिया के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी है। अगेन डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी कवर इन 10 पेजेस, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज मिलेगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंक्रीज सेल्स, आप अपने स्टार्टअप की सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, वो भी इस किताब में है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहे हैं, चाहे सबवे, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सारे बिजनेसेस आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही चल रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली जितना ल्यूक्रेटिव होता है उतना ज्यादा ये रिस्क के साथ भी आता है। तो आपको इस किताब में फ्रेंचाइजी के प्रोस एंड कॉन्स मिलेंगे और किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी मॉडल अपने स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसकी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। नाउ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में सबसे पहला कंसर्न होता है, मुझे नहीं पता आपने कभी इस बारे में सोचा है नहीं सोचा है, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उससे रिलेट कर सकते हो कि एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो कंसर्न ये होता है कि हम जेन्युइन बायर कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि उसमें फ्रॉड्स बहुत होते हैं एक्सपोर्ट में। तो जेन्युइन बायर कैसे ढूंढेंगे, इसका सवाल का जवाब इस किताब में मैंने डाला है अच्छे तरीके से। इवन आपको एक्सपोर्ट टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इंटरनेशनल ट्रिप, खास करके साउथ एशियन कंट्रीज, आराम से 5 दिन रह के सिर्फ 15,000 में इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट्स कैसे आ सकते हो। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा पता नहीं ये सर क्या बोल रहे हैं, 15,000 में कैसे हो सकता है, बट सी, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज ए स्टार्टअप ओनर,
आपको अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये आना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ कि आप रोड में जाके रहो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे एक एक वेबसाइट है बेसिकली, एक hostelworld.com। अगर किसी ने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो आप सर्च कर सकते हो hostelworld.com, जहां में आपको वर्ल्ड के अलग अलग कोने में 200 से लेके 300 से लेके 400 रुपीज में अच्छे अच्छे हाइजीनिक लॉजेस मिलते हैं। You can go to that particular country and can do market research by staying in this particular lodge। आपको फाइनेंस तो बचाना ही पड़ेगा ना, आपके पास लिमिटेड फाइनेंस है, तो आपको तो उसको सेव करके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपका ही काम आने वाला है। किसी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, मुझे याद है, मेरे लाइफ में मैं बहुत सारी बातें याद रखता हूँ, अगर मेरे वो दिल को छूती है तो एक और बात थी जो एक फाउंडर ने बोली थी एक कंपनी की, और जो मेरे दिल को छुई थी, वो ये थी कि एक इंसान का सक्सेस इस बात से नापा जाता है, मेजर किया जाता है कि वो इंसान अपने फाइनेंस को किस तरीके से संभालता है। तो अगर आप कभी भी इन फ्यूचर में चल के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आपको इन्वेस्टर मिले ना मिले, चाहे वो बूटस्ट्रैपिंग से आप चला रहे हो, चाहे इन्वेस्टर के थ्रू चला रहे हो, याद रखना इस बात को, अपने फाइनेंस को आप किस तरीके से आप यूज करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के बाद है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन। तो इसमें आपको बताया गया है व्हाट इज वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म, व्हाट हु आर एंजल इन्वेस्टर, आपको ये कैसे मिल सकते हैं। देन व्हाट इज स्टार्टअप वैल्यूएशन। अभी स्टार्टअप वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप वैल्यूएशन बेसिकली बहुत जरूरी होता है एक स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट ग्रैब करने के लिए, क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टर के पास जाओगे ना, द फर्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टर इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज योर स्टार्टअप वैल्यूएशन। और स्टार्टअप वैल्यूएशन का डीमेरिट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि बेसिकली इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई इसका कोई ट्रिक है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन क्या है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी का वैल्यूएशन तो आप गूगल में सर्च करके भी निकाल सकते हो कि उसका जितना रेवेन्यू है उसको आपने 5 से 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपका वैल्यूएशन निकल जाता है। बट एक स्टार्टअप जिसने अभी तक कुछ भी जनरेट नहीं किया है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, उसका वैल्यूएशन आप कैसे निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप कुछ नहीं किया तो आप जीरो रखोगे, नहीं। जिसने आज तक कुछ भी जनरेट नहीं किया है रेवेन्यू, उसका भी स्टार्टअप का वैल्यूएशन मिलियन डॉलर्स में रहता है। तो वो कैसे हो सकता है। आज जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये सब घाटे में होने के बावजूद भी, मतलब ये ऑल दिस कंपनीज आर इन लॉसेस, बट अगेन दे आर यूनिकॉर्न स्टार्टअप। और इनका यूनिकॉर्न ही नहीं, मतलब ये तो 100 करोड़ 1 लाख करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं। यू कैन डू सेम थिंग इन योर स्टार्टअप ऑल्सो। तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो यू विल गेट इन स्टार्टअप वैल्यूएशन, बिकॉज इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नाउ इन्वेस्टर पहले आपका स्टार्टअप वैल्यूएशन पूछेगा, दूसरा वो बिजनेस प्लान पूछेगा कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। एंड फॉर दैट there is a blueprint in this book. By following that particular blueprint you can make your business plan. उसके बाद आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फार्मिंग बिजनेस। सो मैंने एक ट्रेंडिंग फार्मिंग बिजनेस आइडियाज डाला है, इसमें 2 आइडियाज आपको मिलेंगे। और 3 स्टोरी डाली है छोटी छोटी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की, जिनको ज्यादा लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी हाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इस बिजनेस के लिए और अच्छा कर रहे हैं। तो उनका कोट मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये था इस बुक के बारे में। तो बुक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक जब मैंने लॉन्च किया है 21 नवंबर को किया था 2021 में। एंड दिस आई गॉट अ रिकमेंडेशन रिकॉग्निशन लेटर फ्रॉम DY पाटिल यूनिवर्सिटी। वहां पे इनके प्रिंसिपल्स हम सभी लोगों ने इस किताब को पढ़ा और मुझे इसके लिए रिकॉग्निशन मिला है वहां से। आई गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम थर्मल साहनी इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज इन बैंड्रा, and they had purchased this for their library and for their student also. लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज, अगर आपने नाम सुना होगा, गोरेगांव में है, दे आर गोइंग टू परचेज 1100 कॉपीज फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। जब प्रिंसिपल ने इस बुक को पढ़ा तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए और वो परचेज कर रहे हैं। और एक बनसंघा कॉलेज है, SM सिटी कॉलेज, जो कि कुर्ला में है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसे कंपलसरी कर दिया है। इवन आई एम ट्रेनिंग देम, बेसिकली मैं ट्रेन करता हूँ वो स्टूडेंट्स को, MBA स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारी जगह से, इवन आशीष सलार सर, अगर आप कोई जानते हैं, बैंड्रा वेस्ट से MLA हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था और मेरे साथ और मेरे किताब के साथ उन्होंने ट्वीट किया था
बेसिकली अपने ट्विटर अकाउंट में, और भी बहुत सारे जो मनीषा चौधरी मैम दहीसर वेस्ट से एमएलए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरी ये किताब खरीदी भी है। और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इनवाइट किया था इस बुक के लिए बताने के लिए या फिर परचेस करने के लिए। तो काफी अच्छा फीडबैक मिला मुझे ये इस किताब से। सो नाउ मैं आपको छोटा छोटा कुछ कुछ ट्रिक बता देता हूँ, दो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू थिंक ऑफ एन इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है एक इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया सोचने के लिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, आपके पास तो सबके पास आजकल स्मार्टफोन रहता ही है, मोबाइल रहता ही है, आप आराम से वर्ड फाइल खोल सकते हैं जहां पे आप कुछ सेव कर सकते हो। आप दिन भर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना, उसको आप राइट डाउन करो। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नोट डाउन करो हर दिन कि आप जो जो प्रॉब्लम्स अपने डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हो। और ये चीज आपको इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जो जैसा आपको लगता है कुछ भी जिंदगी में कि ये प्रॉब्लम है, आप उसको नोट डाउन करो। और ये चीजें आप 1 महीने तक कंटिन्यू करो, एंटायर 1 मंथ। आपके पास 100 ऐसे प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएंगे। उसके बाद उस 100 में से आप सोचो कि कौन सबसे 5 सबसे ऐसा प्रॉब्लम है जो सच में बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड दैट इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ये आप खुद फाइंड आउट करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा जरूर, जो बेसिकली एक गेम चेंजर हो सकता है और इस पूरे वर्ल्ड को बदल सकता है। जोमेटो जोमेटो बोल रहा हूँ, ओला ने क्या, उबर ने क्या किया था। उबर के जो फाउंडर थे, अगर आप उनकी कहानी पढ़ोगे, वो कोई तो मीटिंग में जा रहे थे कहीं पे, उन्हें क्या पता चला कि उन्हें उन्हें बेसिकली टैक्सी नहीं मिल रही थी, और टैक्सी के लेट होने के कारण उनका बहुत बड़ा एक बिजनेस मीटिंग उनके टाइम पे नहीं हो पाया और उनके हाथ से बहुत बड़ा डील निकल गया था, जिसके कारण वो इतना परेशान हो गए और इस प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे, और तभी जाके उन्होंने उबर लॉन्च की। आज देखो, आज हमें कहीं भी काली पीली टैक्सी के लिए पहले जाना पड़ता था, रोड में निकल के उसे ढूंढना पड़ता था। आज हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हम घर पे ऐप से ही इस ओला उबर को अपने घर तक बुला सकते हैं और हम जा सकते हैं बेसिकली उससे मिलने के लिए। सॉरी, वहां पे हम जाके हम जहां भी हमें उतरना है वो हमें उसी जगह पे छोड़ते हैं। काली पीली टैक्सी वाले तो फिर वो बोलते थे कि हम यहाँ नहीं घुस सकते, वहां नहीं घुस सकते हैं। रेट भी डबल रहता था, आज हमें रेट भी हाफ मिलता है और ऊपर से हमें एसी भी मिल जाती है, उसमें अच्छा सर्विस मिल जाता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना। उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ से समझा कि क्या प्रॉब्लम है। अमेजोन ने क्या समझा कि लोगों को, जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं, उनको मुश्किल से संडे को टाइम मिल पाता है अपने मतलब हाउस होल्ड का काम करने कंप्लीट करने के लिए या अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। अब उसमें भी अगर उन्हें शॉपिंग के लिए उन्हें नीचे जाना पड़े या कहीं जाना पड़े, तो मतलब बेसिकली बहुत लोगों का प्रॉब्लम था। और हम बेसिकली कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नीचे जाते हैं, हमारे पास उस प्रोडक्ट के लिए अगर 3-4 शॉप है या मैक्सिमम 5-6 शॉप है, वहीं से करते हैं। 100 किलोमीटर तो हम दूर जा नहीं सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सामान के लिए। अब हमें अमेजोन के ऐप में डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छे अच्छे एक प्रोडक्ट के लिए हजारों वेंडर्स मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व ही है ना। तो ये सारी चीजें तभी सॉल्व हुई जब फाउंडर्स ने इसको इस प्रॉब्लम इन अपने डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस करते थे इसको समझा। तो आपको भी हर एक प्रॉब्लम को नोट डाउन करना है जो आपको लगता है कि ये बेसिकली एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और करने के बाद आपको टॉप 5 निकालना है और उस पर फिर रिसर्च करना है। तो बहुत सारे इसमें काम होते हैं, मैं सारा चीज तो आज यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दिया मैंने कि आप कैसे स्टार्टअप आइडिया बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो आप ढूंढ सकते हो ना। बहुत सारी चीजें होती है इवेल्युएट करने के लिए कि आपका स्टार्टअप आइडिया सही है या नहीं है इनिशियल स्टेज में, लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि इस एक ट्रिक को यूज करके आप बेसिकली पता लगा सकते हैं। वैसे बहुत सारी है, लेकिन एक ट्रिक देता हूं कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका स्टार्टअप आइडिया सच में सक्सेस होगा या नहीं होगा। करना आपको कुछ नहीं है, जो भी आपने स्टार्टअप आइडिया सोचा है और जो भी आपने प्रोडक्ट बेसिकली बनाया है या सर्विस आप लॉन्च करने वाले हैं, उसका आप प्री बुकिंग स्टार्ट करो। आप उसमें पैसा स्टार्टअप पे इनिशियल स्टेज में लगाओ ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको एक एमवीपी बनाना है, दैट इज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप, एक सैंपल, और वो दिखा के आप लोगों को बोलो कि आपको ये कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। और क्या अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू यू वांट टू प्री बुक। याद रखना, अगर आपके इस प्रोडक्ट का प्री बुकिंग होना स्टार्ट हुआ,
इट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है और ये 100% सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसका प्री बुकिंग हो रहा है। तो प्री बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्री बुकिंग नहीं हो रहा है इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन डाइसी है। तो कोई भी इंसान जो पहले ही इवोल्युएट कर लेना चाहता है कि भाई मेरा स्टार्टअप बाद में चल के फेल नहीं होना चाहिए, मुझे पहले ही पता करना है, तो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। एक प्रोटोटाइप बनाओ और उसका प्री बुकिंग करना चालू करो। प्री बुकिंग हुआ इट मीन समझ जाना कि आपका स्टार्टअप आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है और आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा चलेगा। नाउ 6 मंथ्स प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये प्रोग्राम कराता हूँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसको मैंने काफी बड़े में लिखा है, लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैंने बुक्स में डाला है वो सारा इसमें कवर होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर आर अदर टॉपिक्स आल्सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग ऑफ मार्केट रिसर्च, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। और जो भी मैंने बुक्स में जो टॉपिक्स डाले थे, लेकिन ये पूरे प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ हम लोग कराते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। प्रैक्टिकल अप्रोचेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको थियोरेटिकल प्रोग्राम पढ़ा के आपको घर जाना है, नहीं। आपको यहाँ पे पहले तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है हमारे सामने। और जब आप स्टार्टअप लॉन्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली स्टार्टअप सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ पढ़ाया गया और फिर जब आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है अरे यार ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको यहाँ आप पढ़ोगे, साथ में आप स्टार्टअप लॉन्च करोगे, और स्टार्टअप लॉन्च करने के साथ आपको डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करवाया जाएगा। जैसे कि आपको एक बिजनेस मॉडल का कंपटीशन होगा, किसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, बेस्ट है। सेल्स कंपटीशन होगा, मार्केटिंग कंपटीशन होगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपटीशंस होगा। आपको अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आइडिया सोचना है, उसमें इंप्लीमेंट करना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कंपटीशन करना है, एवरीथिंग, जिससे आप पूरा वेल वर्स्ड हो जाओगे अच्छे तरीके से कि एक स्टार्टअप चल कैसे रहा है। इवन यू हैव टू डू फील्ड वर्क ऑल्सो, यू हैव टू गो टू द फील्ड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर योर स्टार्टअप, जो आप क्लासरूम के दौरान ही उसे लॉन्च करोगे। और ये सारी चीजें करने के बाद our institute will call different angel investors। हमारे मेरे पास नेटवर्क में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं। दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन ए गुड स्टार्टअप। और अगर आप ये प्रोग्राम नहीं भी करते हो, फॉर एग्जांपल, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, मैं बस आपको ये प्रोग्राम बता रहा हूँ कि ऐसा हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे बहुत सारे बैचेस बैचेस चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर बेटा आप लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर में चल के मुझे स्टार्टअप करना है और मुझे इन्वेस्टर चाहिए, तो मुझे जरूर याद करना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। अगर आपके पास बिजनेस प्लान्स हैं, अगर आपने बिजनेस प्लान बना के रखा हुआ है, आप मुझे बताएं। आई विल कनेक्ट यू टू डिफरेंट एंजल इन्वेस्टर, बट अगेन आई कैन नॉट गारंटी वेदर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट और नॉट। इट डिपेंड्स कि आपका आइडिया उनको कैसा लगा। अगर उनको अच्छा लगता है तो, क्योंकि उन्होंने मेरे पे जब इन्वेस्ट किया है, तो आप पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपका आइडिया अच्छा है, वाइबल है, उसका फ्यूचर अच्छा है, तो वो जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो आप बताएं मुझे कि अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि अगर आप इन्वेस्टर देख रहे हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड ट्राई टू फाइंड अ गुड इन्वेस्टर फॉर यू एंड इन वेरी गुड डील। और याद रखना कि स्टार्टअप में जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं बेसिकली, वो हमेशा ज्यादा स्टेक ढूंढते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू यू शुड बी रेडी टू गिव 30 to 35% ऑल्सो, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में आप पे फंड करेंगे। लेकिन एक बार जब आप उनसे इन्वेस्ट ले लोगे, उसको जब अपने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सारी चीजों में लगाओगे ना, तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो आपके पास अगर 60% भी स्टेक बच जाता है ना, तो वो भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा जब आपके पास 100% स्टेक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन A1 CR है और आपके पास 100% स्टेक है। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ 50% स्टेक बचा, क्योंकि आपने 50% इन्वेस्टर को दे दिया, लेकिन अब आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन 20 CR हो गया, तो आपके 50% स्टेक का ही वैल्यूएशन 10 करोड़ हो जा रहा है। जब आपके पास 100% था तो आपके पास 1 करोड़ ही वैल्यूएशन था, अब आपके 50% का स्टेक 10 करोड़ है। तो इसलिए बेसिकली बहुत सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं इस जगह पे थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझे स्टेक ज्यादा डाइल्यूट नहीं करनी है। नहीं, आपके कम स्टेक का भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जितने भी फाउंडर एग्जिट करते हैं इन फ्यूचर में बड़े बड़े स्टार्टअप से, विश्वास करिए उनके पास सिर्फ 3 से 4% ही स्टेक लास्ट में बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जोमेटो के जो को फाउंडर थे भूपेंद्र गोयल,
जो आईपीओ निकलने के जस्ट बाद, जोमेटो का आईपीओ आया है, बहुत लोगों को पता होगा, निकलने के बाद उन्होंने एग्जिट किया है और उनके पास सिर्फ 4.5% बच गया था, और उसके सिर्फ 4.5% का ही वैल्यू 4,500 करोड़ था। तो वो 100% रखने से तो अच्छा था कि वो सिर्फ 4% रखें, 4% में ही उनका 4,500 करोड़ हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली स्टार्टअप वैल्यूएशंस के बारे में, जो इतना आसान नहीं है कि मैं आपको सब समझा सकूं, लेकिन हाँ, अगर टाइम मिलता तो जरूर मैं बहुत कुछ बताता, लेकिन ठीक है, इट्स अ वेरी बिग फील्ड। आप रिसर्च कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस आल्सो, वहां पे आपको सब कुछ अच्छे डिटेल से समझाया जाता है, और इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में इसको समझा दिया है। और आई वांट टू शो यू माय बुक, तो अगर आप देख पा रहे हैं, वन सेकेंड,